हेलो स्टूडेंट्स, आवर न्यू टॉपिक लेवल ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण के स्तर क्या हैं। तो इसमें एग्जामिनर अलग अलग से भी पूछ सकता है कि जो मुख्य स्तर हैं, जैसे स्मृति स्तर है, बोध स्तर है, चिंतन स्तर है, कि मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिंग लेवल, इनको अलग अलग से पूछ सकता है और तीनों को इकट्ठा भी एग्जाम में पूछ सकता है कि ऐसे टाइप क्वेश्चन आएगा तो तीनों इकट्ठा ही पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से हो सकता है। जैसे ये फर्स्ट पे दिखा रखा है कि स्मृति स्तर के शिक्षण से आप क्या समझते हैं। स्मृति स्तर के शिक्षण की क्रियाओं का आयोजन कीजिए, किस प्रकार किया जाता है उसकी विवेचना कीजिए। या फिर पूछ सकते हैं शिक्षण के विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं। या पूछा जा सकता है कि रिफ्लेक्टिंग लेवल ऑफ टीचिंग डिफरेंस द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, कि एक्सप्लेन कीजिए विद एग्जाम्पल कि जो रिफ्लेक्ट चिंतन स्तर है वो स्मृति स्तर से भिन्न कैसे है, बोध स्तर है वो कैसे है, इनका क्या महत्व है, एक स्तर दूसरे स्तर पे कैसे प्रभावित करता है, या इनके प्रतिमानों पे प्रकाश डालिए। पहला स्तर कौन सा है, दूसरा कौन सा है और तीसरा स्तर कौन सा है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें डिस्कस करना होगा कि शिक्षण के बारे में। जैसे आपको पता ही है शिक्षण क्या है। टीचिंग यानी कि पढ़ाना, लर्निंग यानी कि सीखना, और टीचिंग सिखाना। तो शिक्षण का क्या उद्देश्य है? मुख्य रूप से शिक्षण का उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा और सरल तरीके से अधिगम करवाया जाए विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करवाया जाए, कि जो भी जटिल प्रक्रिया है उसको सरल कैसे किया जाए, यही शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। तो इसमें हम शिक्षण का जो उद्देश्य है उसमें अधिगम को किसी न किसी रूप से प्रभावित करता रहता है। यानी कि शिक्षण होगा, टीचिंग होगी तो लर्निंग भी होगी। हर स्कूल के विभिन्न स्तर होते हैं, हर विद्यालय के विभिन्न स्तर होते हैं और उनके पाठ्यक्रम भी अलग अलग होते हैं, उनके बोर्ड अलग अलग होते हैं, यूनिवर्सिटी अलग अलग हैं, कॉलेज अलग अलग हैं, विद्यालय अलग हैं, उनके पाठ्यक्रम अलग हैं, उनके उद्देश्य सबके अलग हैं। तो हर स्तर पर विभिन्न शिक्षण क्रियाओं द्वारा भिन्न भिन्न उद्देश्य प्राप्त करने का प्रयास करवाया जाता है। तो मुख्य रूप से हम देख सकते हैं कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के मुख्य 3 तत्व हैं। 3 प्रयास किया गया, 3 प्रयासों से हम अधिगम करवाने का प्रयत्न करते हैं एक विद्यार्थी को। पहला है स्मृति स्तर, दूसरा है बोध स्तर और तीसरा है चिंतन स्तर, यानी कि मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिंग लेवल। आगे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि सबसे पहले स्मृति स्तर जो एक नींव है, एक आधार है, उसके बाद है एक बोध स्तर और फिर है चिंतन स्तर। यानी कि शॉर्ट में आपको समझाया जाए, शॉर्ट में बताया जाए तो यही है। सबसे पहले वो चीज़ जो हमें सीखनी है उसको याद करना होगा, स्मृति यानी कि याद करना, याददाश्त, मेमोरी। फिर जो चीज़ हमें याद हो गई है, जो क्वेश्चन हमें याद हो गया है, जो करिकुलम का पार्ट टॉपिक हमें याद हो गया है, उसको फिर समझा जा सकता है, बोध किया जा सकता है, उसका ज्ञान किया जा सकता है, उस पर विचार युक्त किए जा सकते हैं। इसीलिए इसे विचार युक्त स्तर भी बोला गया है। और तीसरा है चिंतन स्तर। अब आपको जो कुछ भी समझ में आ गया है, अच्छे से समझ आ गया है, उसका ज्ञान आपको हो गया, बोध हो गया है, जानकारी हो गई है, तो उसके ऊपर आप चिंतन कर सकते हैं। चिंतन करना यानी कि थिंकिंग करना, रिफ्लेक्टिंग यानी कि मनन करना, तभी उसके ऊपर चिंतन किया जा सकता है, सही गलत का फैसला तभी लिया जा सकता है। तो हम डिटेल से करेंगे। फर्स्ट है स्मृति स्तर। स्मृति स्तर में हमें सबसे पहले स्मृति को जानना होगा। स्मृति यानी कि मेमोरी। मेमोरी क्या होती है? मुख्य रूप से हम देखें मेमोरी को 3 भागों के हैं: संवेदीय स्मृति, लघुकालीन स्मृति और दीर्घकालीन स्मृति। संवेदीय स्मृति का टाइम पीरियड होता है 1-2 सेकंड। जो संवेदीय रजिस्टर, हाजिरी रजिस्टर होते हैं, जिसमें कि कॉलम होते हैं कि रोल नंबर बोलते हैं 1 2 3 4 5 6, कि पहले वाले रोल नंबर हम भूल जाते हैं, जो प्रेजेंट में होते हैं वही हमें याद रहता है। सेकंड बताया आपको लघुकालीन स्मृति। लघुकालीन स्मृति का टाइम पीरियड होता है 29 से 30 सेकंड का, कि उन रोल नंबर्स में कोई कई दिन से एब्सेंट चल रहा था, वही रोल नंबर आया, जैसे 10 रोल नंबर हो गया कि एब्सेंट है, तभी टीचर्स का ध्यान जाता है कि 10 पे तभी जाता है कि आप पहले 2-3 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से आप एब्सेंट हैं, क्यों हैं। तो वो कहलाती है लघुकालीन स्मृति। या लघुकालीन स्मृति को हम चलन स्मृति, इमीडिएट स्मृति, वर्किंग मेमोरी भी बोल सकते हैं, इमीडिएट मेमोरी भी बोल सकते हैं। और थर्ड जाता है
दीर्घकालीन स्मृति है कि जो लंबे टाइम तक जो हमें याद रहती है वो दीर्घकालीन स्मृति। और दीर्घकालीन स्मृति वो होती है जो लघुकालीन स्मृति से दीर्घकाल में जाती है, जिसको हम गौण स्मृति का भी नाम भी देते हैं। यानी कि ज़्यादा खुशी देने वाली या ज़्यादा दुख देने वाली दो ही बातें हैं जो हमें लंबे टाइम तक याद रहती हैं। इसके दो पार्ट्स हैं, घोषणात्मक है घोषणात्मक। घोषणात्मक वो होता है जिसको बिना किसी प्रयत्न के, बिना एक्टिव हुए, बिना सक्रिय हुए कोई डेट हमें 10 साल पुरानी भी कोई बात हमें याद आए, वो घोषणात्मक है। घोषणात्मक जिसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़े याद करने के लिए, वो है घोषणात्मक। पूरी रूप से हम घोषणा न कर पाएँ कि उस साल में क्या हुआ था, बाढ़ कब आई थी, भूकंप कब आया था, या कोई भी ऐसी घटना कि उसकी एनिवर्सरी कब है, उनका जन्मदिन कब है, जिसकी घोषणा न कर पाए। चलो ये तो हुआ स्मृति के पार्ट्स के बारे में कि मुख्य 3 पार्ट्स हैं, संवेदीय स्मृति, लघुकालीन स्मृति और दीर्घकालीन स्मृति। अब आता है स्तर के बारे में। स्मृति का ये अर्थ हो गया। स्मृति की अगर अर्थ देखें, जो हम पास्ट में किए हुए काम को हम प्रेजेंट में यूज कर लें, वही स्मृति है अपनी। जे.एस. रोस ने क्या परिभाषा दी है कि स्मृति एक नया अनुभव है जो पूर्व अनुभव की स्थितियों द्वारा निर्धारित होता है और दोनों के बीच का संबंध स्पष्ट करता है। स्काउट ने बहुत अच्छी परिभाषा दी है। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है जिसमें अतीत काल के अनुभव उसी ढंग या उसी क्रम से जागृत होते हैं जैसे पहले हुए थे पास्ट में। मैकडुगल, वुड्सवर्थ ने भी इनकी परिभाषा दी है कि सीखे हुए अनुभव को सीधा उपयोग में लेके आना स्मृति है। यानी कि हम जो पहले का अपना एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वो उसको प्रेजेंट में हम यूज़ कर रहे हैं, वर्तमान में जिसको यूज़ कर रहे हैं, वही स्मृति है। अगर पहले का हम भूल गए हैं, पास्ट का हम भूल गए हैं, वर्तमान में यूज़ नहीं गए, उसे हम विस्मरण कहेंगे, फॉरगेटिंग कहेंगे कि हम पहले कभी किया था कोई काम, वो भूल गए हैं, क्यों भूल गए हैं, उनके ये कारण अब अवस्थाओं में पता लगेगा। भूल जाते हैं तो उसे भूलना विस्मरण या फॉरगेटिंग कहलाता है। आगे आता है स्मृति की अवस्थाएं, कि स्मृति की मुख्य 4 अवस्थाएं हैं भाई। 4 अवस्थाओं में सबसे पहले अधिगम, धारण करना, प्रत्यसमरण करना और पहचान करना। कि अधिगम हमें याद तो वही रहेगा जो हम सीखेंगे, कि हम जो भी सूचना है, कोई भी जानकारी है, सुनकर, देखकर, महसूस करके, किसी की नकल करके, कुछ भी किसी भी तरह से हमने सीखा है, अपने दिमाग में वो डाला है। अपने जो कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस, हम कुछ भी सीखते हैं कि दिमाग जब काम करता है, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, कैसे भी, या सबकॉन्शियस, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। दिमाग 3 तरह से कार्य करता है, चेतन, चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन। यानी कि कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। और उसी के अनुभव से हम सीखते रहते हैं। जो हमने सीखा वही हमें याद होगा। फिर है धारण करना। धारण करना यानी कि कितने अच्छे से ध्यान लगाया था हमने कोई काम करते हुए, जो भी हम अधिगम ले रहे थे, ज्ञान सीख रहे थे, उस टाइम जितने अच्छे से हमने ध्यान लगाया है, उसने अच्छे से तरीके से हमने वो धारण किया है। फिर प्रत्यसमरण, जो हमने धारण कर लिया, ध्यान लगा के धारण कर लिया, काम सीख लिया, यदि हमने उसको प्रत्यसमरण नहीं किया, दोबारा से रिकॉल नहीं किया, दोबारा से दोहराया नहीं है, उपयोग में नहीं लेके आए हैं, हम उस चीज़ को हम भूल जाते हैं। सहजता से या आसानी से उस चीज़ को हम याद नहीं कर पाते। यदि हमें आसानी से उसको याद करना है तो बार बार उसका प्रत्यसमरण करना पड़ेगा, बार बार उसको दोहराना पड़ेगा। फिर है पहचान। पहचान लास्ट है कि किसी भी चीज़ को हम, जो पास्ट में हमने अनुभव किया था, कहीं पे गए थे हम 20 साल पहले, 10 साल पहले गए थे, दोबारा फिर वहीं जाते हैं, वह उन्हीं सड़कों को, इमारतों को, उन्हीं जगह को देखते हैं, तो हमें एकदम से पहले की याद आ जाना, कि पहचान कर लेना, रिकॉग्नाइजेशन कर लेना कि ये चीज़ मैंने देखी हुई है, ये चीज़ मैंने पढ़ी हुई है। अब कोई पहले की पोएम हमें अब के सिलेबस में आ जाती है, हम देखते हैं कहीं पे, तो ये करते हैं कि ये पोएम तो मैंने पढ़ी हुई है पहले, उसकी पहचान करते हैं। यह है पहचान। यानी कि इसकी अच्छी स्मृति के ये एक विशेषताएं मानी गई हैं कि शीघ्रता से, सुगमता से अधिगम करने की अक्षमता है, स्थायी धारणा है, शीघ्र प्रत्यसमरण करना है, शीघ्र पहचान करना है, जीवन में उनको उपयोग में लेके आना है। ये एक अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। तो ये था स्मृति स्तर। इसके बाद आता है बोध स्तर। बोध आपको बताया जैसे कि सबसे आधार है जो, वो स्मृति स्तर है। यदि स्मृति स्तर पूरा नहीं हुआ, किसी भी को हम याद करवाते हैं, सबसे पहले कैसे भी रट के या रटवाते हैं, रट्टाफिकेशन करवाते हैं, उसको याद करवाना है।
उसके बाद जो कुछ याद हो जाएगा फिर वो बोध स्तर में जाएगा। यदि याद ही नहीं हुआ है तो हम उसको समझेंगे कैसे? तो बोध स्तर क्या है? बोध शब्द से ही हमें ज्ञात हो जाना चाहिए कि परिस्थितियों के तत्वों के बीच जो संबंध देखना, भाषा का प्रयुक्त होना, सही शब्दों का प्रयुक्त होना, उनके सही अर्थ को समझना ही बोध है। अनेकार्थी शब्द हैं, उनको सही तरीके से समझना, उसके जो अपने डिक्शनरी हैं उसके आधार पर उसका अर्थ निकालना, उसकी दृष्टिपात करना कि उचित प्रतीत करना, उसके अर्थ को समझना, उसके विचारों को ग्रहण करना, उसके अर्थ की व्याख्या करना, वही बोध है। कि हम किसी भी वर्ड का अर्थ समझते हैं, उसके विचारों को ग्रहण करते हैं, उसके अर्थ की व्याख्या कर देते हैं, संक्षेप में वो बता देते हैं, उसका एक कॉन्सेप्ट निकाल लेते हैं, वो बोध है। पूर्ण रूप से परिचित होना उस शब्द के बारे में, वो बोध है। यानी किसी भी चीज़ को समझना। याद तो कर लिया, रट्टिफिकेशन से बच्चे हैं जैसे प्राइमरी लेवल पर रट्टिफिकेशन याद कर लेते हैं, अल्फ़ाबेट्स याद कर लेते हैं, वर्णमाला याद कर लेते हैं, काउंटिंग है, टेबल्स हैं, वो याद कर लेते हैं। पर उनको ये नहीं पता होता कि बीच में से उनको पूछने लग जाएं तो सारे आगे से भूल जाते हैं। कि उनको इस तरीके से समझाना कि वो जो कुछ भी है उसको अच्छे से समझ जाएं। ये नहीं है कि रट्टाफिकेशन चले, वो कहलाता है बोध स्तर। बोध स्तर के बाद आता है, बोध स्तर की विशेषताओं के बारे में देखें तो हम इसकी क्या विशेषताएं? शिक्षण में विद्यार्थी स्मृति स्तर के शिक्षण की तुलना में कहीं अधिक स्थायी ज्ञान होता है बोध स्तर में। स्मृति में क्या है? स्थायी है, रट्टिफिकेशन चलता है, रट्टिफिकेशन से हम उसको याद कर लेते हैं। पर इसमें क्या है? इसमें जो कुछ भी ज्ञान है हम समझ के करते हैं। इसके बाद ये देखें कि पाठ्य वस्तु को रट कर नहीं बल्कि उसको समझ के ज्ञान प्रदान किया जाता है, इसकी एक ये विशेषता है। इसे क्रमबद्ध, पाठ्य वस्तु को क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से विद्यार्थी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है इसके अंदर, और उसके पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ जोड़ दिया जाता है। यानी कि जो कुछ भी हमें पहले आता है उसको हम नया कर लेते हैं, वो बोध स्तर का ये भी गुण है। तीसरा लेवल आता है फिर चिंतन स्तर, या टीचिंग ऑफ रिफ्लेक्टिंग लेवल कह दे सकते हैं इसको। चिंतन स्तर का चिंतन या रिफ्लेक्टिंग, इससे क्या एकदम से दिमाग में क्या जाता है? मनन करना, सोचना, विचारना। यानी कि जो चीज़ हमें याद हो गई है वो उस चीज़ को हमने समझ लिया है, फिर इसके बाद क्या करना है? उसके ऊपर चिंतन करना है, मनन करना है इसको। इसीलिए इसको मनन स्तर का शिक्षण भी कहा गया है। इस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सर्वोच्च स्तर है ये सबसे। स्मृति स्तर और बोध स्तर की तुलना में अधिक विचार युक्त और उपयोगी होता है। परंतु ध्यान देने योग्य ये क्या बात है कि ये स्तर तभी मिल जाएगा, तभी इस स्तर पर पहुंचेंगे विद्यार्थी जब उसने पहले 2 स्तर अर्जित कर लिए, उनका ज्ञान अर्जित कर लिया, कोई टॉपिक है वो उसने याद भी कर लिया, उसको समझ भी लिया, और तभी तीसरे स्तर पर जा पाएंगे हम, उच्च स्तर पर, कि उसके बारे में चिंतन कर पाएँ, तभी चिंतन हो सकता है। अर्थात चिंतन स्तर का शिक्षण ऐसा शिक्षा वातावरण बनाने का प्रयास करता है जो अधिक सजीव और उत्साहवर्धक हो, अधिक आलोचनात्मक हो, गहराई तक ले जाने वाला हो, और ताजी और मौलिक सोच के लिए अधिक खुला हो। वही चिंतन स्तर का शिक्षण है। एस.सी. ओबराय ने चिंतन स्तर की परिभाषा दी है, बहुत अच्छे से स्पष्ट रूपों से समझाया है। चिंतन स्तर का शिक्षण वह शिक्षण है जिसकी प्रकृति समस्या केंद्रित हो, विद्यार्थी मौलिक कल्पना में व्यस्त हो तथा विषय के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण का उपागम हो, साथ साथ गंभीर प्रकार का चिंतन करता हो। इसमें विद्यार्थी तथा तथ्य सामान्यीकरण की खोज करता हो। यानी चिंतन स्तर का शिक्षण वो है कि जो कुछ भी हमने याद किया है, समझा है, फिर उसके ऊपर हमने चिंतन किया है। इसके बारे में और डिटेल से देखें कि इसके गुण क्या हैं, कि इस स्तर के शिक्षण में पूर्णतः विद्यार्थी केंद्रित होता है। ये विद्यार्थी केंद्रित है। पहला है जो अध्यापक केंद्रित है, स्मृति स्तर का शिक्षण। दूसरा है दोनों का मिला जुला रूप है, विद्यार्थी केंद्रित भी और अध्यापक केंद्रित भी है, बोध स्तर का शिक्षण। और तीसरा है ये जो विद्यार्थी केंद्रित है, न शिक्षक केंद्रित है, यह न कि शिक्षक केंद्रित अथवा विषय केंद्रित कुछ भी नहीं है, ये विद्यार्थी केंद्रित है। विद्यार्थी को अब टॉपिक याद भी हो चुका है और वो समझ भी चुका है, इसलिए विद्यार्थी केंद्रित है। इस स्तर का शिक्षण अधिगम स्मृति और बोध स्तर के शिक्षण अधिगम की तुलना में कहीं अधिक विचार युक्त और उपयोगी होता है। इसकी एक ये विशेषता भी है, इसका एक ये गुण भी है।
इस तरह के शिक्षण अधिगम में विद्यार्थी की समस्या समाधान की क्षमता और अधिक विकसित हो जाती है। इसमें शिक्षक और विद्यार्थी के बीच अंतःक्रिया होती है, जो इंटरेक्शन है आपस में सब सूझबूझ है वो हो जाती है, क्योंकि अब उस स्तर पर जहाँ पर शिक्षक का स्तर है वहीं विद्यार्थी का स्तर भी पहुँच जाता है। वो उस टॉपिक को वहाँ याद भी कर लेता है, समझ भी लेता है और विचार युक्त करने योग्य भी हो जाता है। आपस में जो एक विद्यार्थी को नहीं पता था, ज्ञान नहीं था, अधूरा ज्ञान था, वो उसका अधूरा ज्ञान पूर्ण ज्ञान हो चुका है। इसलिए इसमें आपस में दोनों की अंतःक्रिया हो जाती है, एक इंटरेक्शन हो जाता है, सृजनशीलता को बढ़ावा देने वाला है, अक्षमता और ज़्यादा विकसित हो जाती है। तो अपना आज का टॉपिक था लेवल ऑफ टीचिंग्स की शिक्षण के स्तर क्या हैं। तो ये 3 स्तर हैं मुख्य रूप से, स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। आपको टॉपिक कैसा लगा इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू।